वेलकम एवरीवन। इतनी बुरी तरीके से किसने मारा है, तो कहीं ना कहीं यूजी जाके उनसे लड़ता है, लेकिन मेगुमी उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उसे दिमाग में रखो, बाकी सारी चीजें तो साइड बाय साइड होती ही रहेगी। यूजी को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, अभी गोजो सातोरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाकियों से लड़ना भी फालतू की बात होगी। मेगुमी कहता है कवच हट चुका है, भागने वाले सारे के सारे भाग चुके होंगे, तो मैं यहाँ पे इनो को लेके जाता हूँ और तुम अंदर जाओ। यूजी अब अकेला जाएगा और इस बात का तो डर बना हुआ ही है कि अंदर न जाने क्या क्या चीजें मिल सकती है। तो मेगुमी की ये फीलिंग देख के यूजी समझ ही गया था कि उसे खुद को जिंदा रखना है, कुछ भी हो जाए मरना नहीं है। इनो को लेके निकल रहा था और यूजी को था कि उसके साथ में मेकामारू भी है, लेकिन मेकामारू अभी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मेकामारू की टेक्निक्स खत्म हो चुकी थी। वो तो न जाने कितने टाइम पहले ही मर गया था, लेकिन उसकी कुछ टेक्निक जिंदा थी, जिस चक्कर में ये छोटे छोटे रोबोट जिंदा थे, बट वो भी शायद अब खत्म ही होते जा रहे थे। जिसके बाद में सीन मे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसने इस कर्स एनर्जी को बुरी तरीके से मार दिया था। उसे ये भी पता चल गया था कि कवच हट चुका है और अब वो गोजो के ज्यादा से ज्यादा नजदीक आती जाने वाली है और उसकी मदद भी करेगी। तो उसे मजा आ रहा था कि क्या बात है, वो गोजो की मदद करेगी। सेम चीज गीटो को समझ में आ गई थी कि कवच हट चुका है, जो कर्स एनर्जीज उसने भेजी थी मे को रोकने के लिए वो भी खत्म हो गई है। जिसके बाद हम नोबारा को देखते हैं। नोबारा नीता के साथ में भाग रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे हारूटा की एंट्री हो जाती है। हारूटा एक नंबर का बेकार लड़का जो कि कहता है कि इतने देर से मैं आदमियों को मारा था, मजे नहीं आ रहे थे, अब तो लड़कियां आ गई, क्या लड़कियां मारना अलाउड है क्या, चलो आ जाओ, अब तो मैं तुम्हें ही मारूंगा। यहाँ पे नोबारा और नीता आपस में बातचीत करते हैं और नोबारा कहीं ना कहीं नीता को कहती है कि तुम ये सबवे पकड़ो, निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा तो यहाँ पे रहना बिल्कुल अनसेफ है। कोशिश करो कि मैं यहाँ पे इसको उलझा के रखती हूँ, उतनी देर में तुम बस यहाँ से कुछ भी करके बस भाग जाना। यहाँ हम एक सीन नानामी का देखते हैं जो कि इजीजी को अपने साथ लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे जितने भी सारे सुपरवाइजर थे जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सारे के सारे मरे हुए थे, यानी कि सारा का सारा कोऑर्डिनेशन ही खत्म कर दिया था। नोबारा को समझ में आ गया था कि इजीजी शायद खत्म हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आया है, तो इससे पहले तो इजीजी खड़ा था, वो चीजों को हम तक बता सकता था। तो अभी तुम्हें बस भागना है, कहीं ना कहीं एक्टिंग भी करनी है कि तुम कहीं और जा रही हो, लेकिन तुम्हें सीधा टोक्यो की तरफ निकलना है। यहाँ एक तरफ नीता भागती है और नोबारा सीधा हारूटा से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब हारूटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो स्मार्ट था, तो उसने क्या किया, जो खुद की कर्स टेक्निक का एक टूल था, यानी कि वो तलवार जो थी वो नीता के पीछे लगा दी थी और खुद नोबारा से फाइट करने लग गया था। अब नोबारा को आइडिया था कि ये इतना दूर दूर इसलिए भाग रहा है क्योंकि जो भी कर्स एनर्जी किसी भी टूल का इस्तेमाल करती है, तो वो एनर्जी का उसके पास रहना जरूरी है, क्योंकि उसी से वो ज्यादा ताकतवर होता है। तो अगर नोबारा उसके थोड़ी पास चली जाएगी तो हो सकता है वो उसे थोड़ा ज्यादा डैमेज कर सके। लेकिन नोबारा की प्रॉब्लम ये थी कि नोबारा का एक भी अटैक आज लग ही नहीं रहा था। यहाँ पे हारूटा की जो तलवार थी उसने नीता के दोनों पैरों पे बहुत बुरी तरीके से जख्म लगा दिए थे, पैर काट दिए थे। तो अब हारूटा भी अंदर की तरफ ही भागता है कि अच्छा तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं बचोगे। और हारूटा फटाफट से अंदर भागता है क्योंकि उसे पता था कि वो ज्यादा कमजोर है, तो उसे पहले निपटाऊंगा। यहाँ पे नोबारा भी पीछे पीछे भागती है। बहुत बुरी तरीके से हारूटा उसे मारता रहता है, नीता को पेट पेट में लात मारता है, उसके बाद में अपनी तलवार लेके धमाधम अटैक करता है उसके पूरे थाइस पे, बम पे, पैर पे, बहुत ज्यादा उसका खून निकाल देता है। अब यहाँ पे नोबारा फाइट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी उसका कोई वार नहीं लग रहा था। जिसके बाद बहुत ही बुरी चीज होती है, हारूटा का जो पंच था, जो तलवार थी, वो निकल के आता है, इतना गंदा वाला नोबारा के मुंह पे मारता है कि उसका पूरा का पूरा हमें स्कल दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा स्कल हिल गया है, उसका टेढ़ा हो गया है, कह सकते हैं कि पैरालाइज वाली सिचुएशन में चली गई थी, बेचारी की आंख वांख ऊपर चली गई थी, बहुत गंदा पंच खाया था उसने। अब यहाँ पे हारूटा मजाक उड़ाने लगता है कि यार तुम तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग लड़की निकली, तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम हिल क्यों नहीं पा रही हो, बताओ ना मुझे, तुम्हारे क्या चेहरे पे मार दिया उसने। और नोबारा बेचारी बैठी की बैठी थी, हिल तक नहीं पा रही थी। हारूटा का कहना था कि तुम ताकतवर पहले से काफी ज्यादा हो चुकी हो। इन दोनों का बैटल एक बार पहले भी हुआ था गाइस। नोबारा उस वक्त उतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन अभी तो और ज्यादा ताकतवर हो गई है। लेकिन फिर भी हारूटा का कहना था कि इस दुनिया में रहना है तो ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे नोबारा एक ही चीज पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा क्या मकसद है, तुम क्यों मार रहे हो लोगों को। पहले तो हारूटा को समझ में नहीं आता कि वो पूछ क्या रही है। अब यहाँ पे हारूटा को बहुत थोड़ा थोड़ा पता था कि कैसे गोजो सातोरो को पकड़ा गया है और गोजो सातोरो को ये लोग बाहर नहीं जाने देंगे, इसके साथ में बाकी सारे सॉर्सरर्स को जान से मारना है। तो यहाँ पे नोबारा कहती है कि ये सब चीजें उनकी है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा के मकसद क्या है लोगों को मारने का। हारूटा के पास कोई रीजन था ही नहीं कि वो लोगों को मारे, उसे बस ये था कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं बस उसे मार दो खुद के मजे के लिए। लेकिन नीता यहाँ पे बच के भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत बुरी वाली जख्मी हो जाती है। हारूटा बहुत बुरी तरीके से उसे चोट पहुंचाता है। नोबारा बेचारी बहुत मुश्किल से खड़ी होती है क्योंकि वो देख नहीं पा रही होती है कि रीटा इतनी बुरी तरीके से पिट रही है, तो उसके वार कहीं पे भी नहीं लग रहे थे, उसकी बॉडी में हिम्मत ही नहीं थी। फाइनली इतनी देर में सही टाइम पे नानामी पहुंच गए थे और यहाँ पे इतने ज्यादा सीरियस लग रहे थे कि भाई आज अगर उनसे कोई बात भी कर ले तो वो उसकी 12 ही बचा देगा। वो खुद की टाई निकालता है, बांधने लगता है हाथों पे। और यहाँ पे हारूटा बार बार में कह रहा था कि तुम्हें दिखता नहीं है कि यहाँ पे 2 हॉस्टेजेस है, मैं मार रहा हूँ, मजे आ रहे मुझे, और तुम यहाँ पे ऐसे ही घुसते हुए चले आ रहे हो, तुम्हें डर वर नहीं लगता। नानामी आगे बढ़ता जा रहा था। इतनी देर में पीछे से नोबारा नीता को लेके जा चुकी थी। नानामी जिसके बाद एकदम हारूटा के पास में आ जाता है और फिर पूछता है तेरे साथ में और कौन कौन है, कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ पर है। हारूटा कहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता ये सब बातें, और उसके बाद में खुद की तलवार से अटैक करता है और मिला के एक लात की देता है। लेकिन की अमेजिंग बात की नानामी को एक भी चीज नहीं लगती, ना तो कोई तलवार से फर्क पड़ता है जैसे कि उसके आगे कोई शील्ड थी, और वो जब पंच भी मारता है तो ऐसा लगता है कि उसने हवा में पंच मारा है, क्योंकि वो किक
लगता ही नहीं है। हारुटा कंफ्यूज हो चुका था, चल क्या रहा है। नानामी जिसके बाद एक बार और पूछता है कि बता आखिर सब कहाँ है, किधर किधर छुपे हैं, कितने लोग हैं। हारुटा जब नहीं बताता तो नानामी मिला के एक पंच की देता है और ये पंच तो भाई साहब हारुटा की जान ले लेता है, आधी जान ले लेता है। बहुत गंदा पंच लगता है उसको क्योंकि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं था इतने भयंकर वाले वार से। इतनी दूर जाके कांच के अंदर घुस जाता है हारुटा। अब तक नोबारा भी यहाँ पे वापस आ चुकी थी जो कि देख रही थी कि नानामी अगर नहीं आता तो उसकी तो जान जाने ही वाली थी। अच्छा हुआ नानामी आ गया, ऊपर से वो इतना स्ट्रॉन्ग भी है, ये चीज नहीं देखी थी नोबारा ने। हारुटा को अब तो भागना था, अगर जिंदा रहना है तो इतनी देर में नानामी वापस आ जाता है, चोटी पकड़ लेता है उसकी, फिर से पूछता है। हारुटा नहीं बता पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं था। नानामी फिर से उसे धोता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब नानामी को असल के अंदर गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि आते वक्त जितने भी इनके ऑर्गेनाइजर थे, जितने भी मैनेजर वगैरह थे, वो सारे के सारे मारे गए और ये इस चीपड़ आदमी ने मारे हैं। इस हारुटा ने सबको खत्म कर दिया। तो इस चीज से नानामी को बहुत एक्सट्रीम लेवल का दुख हो रहा था। इसी चक्कर में वो नानामी को इतना ज्यादा धो रहा था और आखिर के अंदर फिर वो उठाता और इतनी बुरी तरीके से इतना दूर उठा के फेंकता है कि हारुटा खत्म ही समझो कि मतलब अभी तो उसका काम खत्म ही है। इस वक्त ये भी हुआ था कि हारुटा की तलवार ने कहीं ना कहीं नानामी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन सही टाइम पे नोबारा ने आके उसे ब्लॉक कर दिया था, सीधा दीवार के ऊपर चिपका दिया था। जिसके बाद में जीन यहाँ गेटो और मे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। गेटो आते उसे पूछता है भाई बताओ कैसी हो। मे कहती है कि तुम मेरे लिए कर्स स्पिरिट्स भेज रहे हो मुझे मारने के लिए और फिर पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ। मे को यहाँ पे अभी तक विश्वास नहीं था कि ये गेटो है या कोई बहरूपिया है या कोई टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि काफी टाइम पहले गोजो ने इतनी बड़ी गलती तो नहीं करी होगी कि गेटो को छोड़ दिया होगा, लेकिन गेटो आज यहाँ पे कैसे है। कहीं ना कहीं उसे उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये कहीं ये प्लानिंग गेटो और गोजो की साथ में तो नहीं है इतने बड़े तबाही करने की। फिर उसके दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि गोजो को क्या जरूरत इस पागल की मदद लेने की। गोजो खुद इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो एक चुटकी बजाए तो पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट हिला दे, सबको जान से मार दे, तो उसे आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। यानी कि मे के दिमाग में काफी सारे डाउट्स चल रहे थे। मे एक टाइम पे गोजो से ज्यादा गेटो की क्लोज थी और उसे पसंद भी करती थी, लेकिन अभी एक वक्त आ गया है कि उसे कहीं ना कहीं गेटो को मारना पड़ेगा। लेकिन पहले जानना है कि आखिर ये है कौन, सच में गेटो है या कोई बहरूपिया है। तब यहाँ पे गेटो अपने कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल करता है, एक चिकन पॉक्स का कहीं ना कहीं बड़ी भारी बीमारी वाला निकाल देता है कर्स स्पिरिट। ये चीज देख के मे को समझ में आ जाता है कि भाई नहीं नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ गेटो के पास में ही टेक्निक थी और कोई नहीं हो सकता है। तो उसने कहीं ना कहीं मे को ये विश्वास दिला दिया था कि गेटो जिंदा है। कर्स आते ही यहाँ पे डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर देता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान को करना चाहिए, लेकिन इसकी कर्स स्पिरिट भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर रही है। मे उसके अंदर फंस जाती है। अब कहीं ना कहीं वो पहले कॉफिन में थी और कॉफिन के ऊपर भी एक बड़ा सा चट्टान आके गिर जाती है, लेकिन मे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। मे तो हैंड टू हैंड उसे तोड़ देती है और कहती है कि आय मजा आ गया, बड़े टाइम बाद कोई मेरे टक्कर का मिला है जो कि मेरी जान लेना चाहता है, तो अब लड़ाई में मजा तो आएगा। यहाँ हम एक तरफ यूजी को देखते हैं जो कि स्टेशन के अंदर आता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता, जबकि उसे बहुत सारे लोग दिखने चाहिए थे। जिसके बाद हम नोबारा और नानामी को देखते हैं। नोबारा नानामी के साथ में जाना चाहती थी, लेकिन नानामी उसे अपने साथ जाने के लिए मना कर देता है कि नहीं वहाँ पे ज्यादा खतरा है, तुम नहीं जा सकती। साथ ही मेजी जी के बारे में पूछा जाता है तो नानामी कहता है कि मैं जो कर सकता था मैंने वही किया है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ वापस से यूजी को देखते हैं हम। यूजी नीचे आता है, उसके सामने चोसो खड़ा था। चोसो तो भाई यूजी की जान लेना ही चाहता था, सबसे पहले ही वही जान लेना चाहता था। तो अब उसके दिमाग में आ जाता है कि उसको अपने भाइयों का रिवेंज लेना है। और यहाँ पे यूजी देखता है कि कहीं ना कहीं उसने पहले भी चोसो को देखा था। चोसो अपना फुल अटैक प्रिपेयर करता है और उसके बाद में यूजी के ऊपर कर देता है। अब गाइज यूजी के ऊपर ये अटैक लगता है नहीं लगता है, यूजी ज्यादा ताकतवर निकलता है, मर जाता है, काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें सब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी अब आगे बढ़ रहा था सभी के अंदर जाने के लिए, जहाँ पे वो एक सबसे पहले ब्रिज पे आता है। ब्रिज पे पहुंचता है तो उसे नीचे का सीन दिखता है, बहुत ही भयानक सीन था। काफी सारे नॉर्मल लोग थे, साथ ही में ट्रांसफॉर्म फिगर वाले लोग भी थे, कह सकते हैं कर्स के अंदर वो बदल चुके थे, जो कि नॉर्मल इंसानों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहे थे। काफी सारे लोगों की जान खतरे में थी। यूजी के दिमाग में चल रहा था कि वो इस समय पे किसको बचाएगा। अब उसे अंदर जाके सातोरू को भी बचाना है, लेकिन यहाँ पे बाहर इतने सारे लोगों की जान चली जाए वो चीज भी ठीक नहीं है। वो अकेला इतने सारे ट्रांसफॉर्म फिगर को मार भी नहीं सकता है। लेकिन तभी उसकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं किस्मत खुल जाती है। यहाँ पे टोगे पहुंच चुका था, जो कि उसका सीनियर है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और यहाँ पे यूजी से मदद मांगता है कि आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, और टोगे उसे पीस का साइन दिखाता है। इसका मतलब है कि टोगे उसकी मदद करेगा। यहाँ पर वो अपना माइक वाइक लेके खड़ा हो जाता है, खुद का जैकेट उतारता है क्योंकि यहाँ से तब तक यूजी निकल चुका था, और साइमन साइमन कह के वो अपना काम शुरू करता है। इसका मतलब है कि स्पीकर के अंदर वो जो भी बोलेगा उसे कर्स एनर्जीज कहीं ना कहीं मर जाएंगे, रुक जाएंगे, या कुछ तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जिसके बाद में हम यूजी को देखते हैं जो कि उसी बेसमेंट में जाने के लिए निकल गया था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी सारे लोग होने चाहिए थे, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा सुनसान थी, लोग नहीं थे, और चोजो जो कि पहले से उसका वहाँ पे इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे यूजी आएगा और वो मरेगा। यहाँ आते ही सामने चोजो खड़ा था जो कि हैंड टू हैंड यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। अब गाइज ये है ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक, बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। काफी सारी चीजों का आपको सिंपल वर्जन के अंदर बता देती हूँ कि चोजो के पास में एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि वो अपने ब्लड को कभी खत्म कर ही नहीं सकता। ये उसके खानदान से आई हुई
टेक्निक है जो कि हमेशा हमेशा इन्हीं सारे लोगों के पास में रहती है। ब्लड उसका इतना ज्यादा थिक हो जाता है कि उससे निकलने वाली कोई भी चीज या कह सकते हैं धार वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किसी को काट पीट सकती है, लेजर के जैसे मार सकती है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि आवाज जितनी तेज है फटाफट किसी के पास में भी पहुंच जाएगी। आप अगर किसी हथियार से वार करते हैं तो उसे